नमस्कार। पिछले एक सप्ताह के अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि विश्व का इतिहास रचा जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो गई। जिन घटनाओं को हम पढ़ा करते थे वो हमारे सामने से हुई हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगा क्योंकि हमने उन खबरों को अलग अलग देखा। आज हम उन खबरों को, उन चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखेंगे पिछले एक हफ्ते में क्या घटा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और उसके क्या मायने हो सकते हैं। तो सबसे पहले रुक करते हैं कि जो यूएस की डेलीगेशन, जो नैन्सी पॉलिसी जिसको लीड कर रही है, जो कल भारत में आती है, आज 14वें दलाई लामा से मिलती है, जो मैक्लोडगंज धर्मशाला से तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को चला रहे हैं, जो कि तिब्बतियन बुद्धिज़्म है, जो उसके स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। यही नैन्सी पॉलिसी है। पिछले साल ताइवान भी जाती है, वहाँ पर भी चाइना के साथ बखेड़ा होता है। फिर से चाइना के साथ एक बखेड़ा हुआ है इस वक्त जब वो दलाई लामा से मिलने आई है। चाइना का कहना है कि आप गलत बात कर रहे हो, आप ऐसे आदमी से मिलने आ रहे हो जो कि एक पॉलिटिकल लीडर है, सेपरेटिस्ट है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। अगर आपको तिब्बत के बारे में कोई भी बात करनी है वो आके हमसे बात करो, हम बताएंगे किससे बात करनी है। इसी चीज़ के खिलाफ है ये जो यूएस की डेलीगेशन आई है, और यूएस ने जो पार्लियामेंट में बिल पास किया है तिब्बत रिजॉल्व एक्ट, ये उसके लिए मिलने आए हैं। तिब्बत रिजॉल्व एक्ट कह रहा है कि जो चाइना तिब्बतियन लैंग्वेज के साथ कर रहा है, जो उसके कल्चर के साथ कर रहा है, जो उसके इतिहास के साथ कर रहा है, वो गलत है। चाइना ये झूठ फैला रहा है कि प्राचीन समय से ही तिब्बत उसका पार्ट था, उसकी जो लैंग्वेज है तिब्बतीन उसको दबाया जा रहा है, कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, और जो हैन चाइनीज़ जो पूरा कल्चर है उसको वहाँ पर थोपा जा रहा है। यूएस उसके खिलाफ है, ऐसा नहीं होने देगा। उसी के लिए वो एक्ट पास किया गया है। उस पर केवल अब प्रेसिडेंट बिडेन के साइन होने बाकी हैं। साइन होते ही जो यूएस की ओवरऑल पॉलिसी है तिब्बत के लिए वो चेंज हो जाएगी। फिर वो उस चीज़ को बचाने के लिए स्टेप लेगा। यूएस की तो आदत है हर जगह पर ह्यूमन राइट और उन चीज़ों को बचाने की, लेकिन कहीं कहीं वो ठीक भी रहता है। जैसा कि इस केस में अगर देखें तो वाकई में 1959 से दलाई लामा भारत में गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं। तो भारत के लिए क्या मायने हैं अगर देखें तो भारत ने तो पहले ही कह रखा है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, वो वन चाइना पॉलिसी को मानता है। भारत उसमें अब थोड़ा सा, अब जो मौका दिया गया है ना, अब ये यूएस डेलीगेशन आया है, भारत ने एक भी ऑफिशियल शब्द नहीं कहा क्यों आया, क्या करने आया, भारत ने आने दिया। तो चाइना को पता लगता है। तो भारत चाह रहा है कि थोड़ा सा चाइना भी तो परेशान रहे। रोज़ हमारा नक्शा कभी अरुणाचल प्रदेश अपने में दिखा लेता है, कभी कुछ कर देता है, तो हम भी कुछ परेशान करें। और अगर उस वक्त हम ना मानते चाइना की बात, तिब्बत को एक डिस्प्यूटेड रहने देते, तो आज हमारा जो बॉर्डर है वो पूरी तरह चाइना के पास ना होता। चाइना तो बहुत ऊपर रह जाता, हमारा पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत सारा चाइना के उससे बाहर निकल जाता। अब भी अगर ऑटोनोमस रीजन का वहाँ पर मौका मिलता है, बनता है, तिब्बतियन गवर्नमेंट वहाँ चले जाती है, तो एटलीस्ट हमें भी बीच में एक ऐसी स्टेट मिलेगी जो कि थोड़ी प्रो इंडिया रहेगी। मिलिट्री तो चाइना की खड़ी रहेगी, लेकिन चाइना से भी हो सकता है हमारे संबंधों में थोड़ा सा सुधार आए। तो ये तो भारत की बात थी। लेकिन यूएस को ऐसा क्या हो रहा है? यूएस अब पूरी तरीके से परेशान है। यूएस को समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे, उसके साथ हो क्या रहा है। उसको पूरी तरीके से घेर लिया गया है। ताइवान में वो अच्छी तरीके से घिर गया है। ताइवान को वो चाइना के हवाले कर नहीं सकता, और ताइवान के लिए वो मारने के लिए उतारू है। परसों ही अभी वहाँ के इंडो पैसिफिक जो नेवल कमांडर है उन्होंने कहा है कि हम ताइवान स्ट्रेट को 1 महीने के लिए हेलस्केप बना सकते हैं। हेलस्केप का मतलब इस तरीके से बना देंगे कि वहाँ पर बच नहीं सकता कोई भी, यानी कि चाइना को 1 महीने तक हम वहाँ पर उलझा के रखेंगे, उनके लिए हेल बना देंगे हम ताइवान को बचाने के लिए। देखिए कितनी प्लानिंग चल रही है, कहाँ तक सोचा जा रहा है। यूएस बिल्कुल बुरी तरह फंस गया है। यूएस इतना बुरा फंस गया कि यूएस को पता ही नहीं लगा। जब यूएस G7 की समिट करने गया है, वहाँ पर स्विस जो पीस समिट हो रही थी उसमें गया हुआ है, तब तक पुतिन ने अपना सबसे बड़ा फ्रिगेट गोर्शकोव और न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिया क्यूबा। 1962 की तरह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरह जब वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी गई थी यूएस की तरफ मुंह करके, वैसा ही काम पुतिन ने चुपके से कर दिया 14 जून को, जब वहाँ पर पीस समिट चल रही थी। बिडेन को बाद में पता लगा कि अरे ये क्या हो गया। उन्होंने तुरंत वहाँ पर कहा कि भाई देखो जाकर। फिर कनाडा और यूएस की फिर सबमरीन गई वहाँ पर, तब तक रशिया की चल दी। उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं, हम तो सिर्फ देखने आए थे कि तुम्हारी सिक्योरिटी कैसी है, और हमने देख लिया कि तुम्हारी सिक्योरिटी ठीक ठाक है, तुम्हें बाद में पता लग जाता है। तो देखिए यूएस किस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखिए। अब यूएस परसों वहाँ क्यूबा में परेशान हुआ, उसके अगले दिन वो अपनी टीम यहाँ पर भेज रहा है। वहाँ ताइवान में वो परेशान है, कभी फिलीपींस के वेसल को चाइना है वो पकड़ ले रहा है। कल भी उसने 2 वेसल जो है वहाँ पर रख ली है अपने पास कि ये हमारे हैं, हमारे एरिया में आए हो। तो बिल्कुल खतरनाक सा माहौल बना हुआ है पूरे विश्व में। और वहीं पर अगर देखें जो G7 की समिट में
अब ये पॉलिटिकल काम के लिए होती है, इकोनॉमिक काम तो होता नहीं। पहले होता था इसमें, पहले G7 था इकोनॉमिक के लिए, फिर G8 हुआ, फिर रशिया को निकाल दिया गया, फिर G7 हो गया। और जो इकोनॉमिक्स का सारा दारोमदार है अर्थव्यवस्था को देखने का, वो लगभग G20 में चला गया है। तो पॉलिटिकल काम था वहाँ पर। लेकिन देखिए यूक्रेन के साथ किस तरीके से खड़े हैं पश्चिमी देश, कितनी मजबूरी है। जो पहला ही उसमें जो उनका जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है, जो पहला ही डॉक्यूमेंट है, जो पहली लाइन है, वो देखिए स्टेट फास्ट सपोर्ट टू यूक्रेन। यूक्रेन के लिए तो अब अड़ गए हैं वो, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है पूरे वेस्टर्न गुट के पास। क्या कह रहे हैं, एक लाइन देखेंगे हम, वो रीअफर्म आवर अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर यूक्रेन फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स। जितना मर्जी समय लग जाए हम यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे। इससे पता लग रहा है पूरे एक पश्चिमी गुट की, नाटो वाले गुट की कितनी बेचैनी है यूक्रेन संकट को लेकर। दूसरी तरफ चाइना के साथ क्यों इशू बनाया गया, क्योंकि चाइना का जिक्र उस डॉक्यूमेंट में भी किया गया। We will continue to take measures against actors in China and third countries that materially support Russia's war machine। थर्ड कंट्री में तो बहुत सारे, भारत भी हो सकता है भाई, तेल खरीद रहा है तो पैसा जा रहा है, लेकिन नाम नहीं लिया गया। नाम किसका लिया गया? चाइना का। तो चाइना और रशिया जब नाम डायरेक्ट लिए जाने लगे डिप्लोमेसी में, तो समझ लेना चाहिए कि समय खतरनाक चल रहा है। वहीं पर पुतिन ने एक तरफ अपना बेड़ा भेज दिया वहाँ पर कि जाओ भाई तुम देख कर आओ सिक्योरिटी कैसी है, दूसरी तरफ कहा कि हम पीस करने को तैयार हैं, हम पूरे तरीके से युद्ध को रोक देंगे, बस आपको सिर्फ हमारी थोड़ी सी मांग माननी है। क्या मांग माननी है? जो 4 एरिया हमारे पास हैं जिनको हमने कब्जा कर लिया है, वो हमें आप दे दो। जितना हमने नहीं किया है उससे ज़्यादा भी दे दो, पूरा राज्य दे दो, हमने थोड़ा सा लिया है और पूरा दे दो। जैसे लुहांस्क, डॉनबेस, जपोरेजिया, खेरासन, डोनेट्स्क और लुहांस्क और जपोरेजिया और खेरासन, ये चारों दे दो। और जो क्राइमिया हमने 2014 में लिया था वो भी हमें दे दो। उसके अलावा यूक्रेन को कह दो कि वो नाटो में नहीं जाएगा, वो मिलिट्री नहीं रखेगा, वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, उसकी सिक्योरिटी की गारंटी हमारी है। जैसे हमने पहले दे रखी थी वैसी सिक्योरिटी उसकी फिर देंगे। अब ऐसी पीस कहाँ मानी जाती है? तो सिर्फ ये था कहने के लिए कि मैं पीस के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर पीस के लिए संदेशा भेजा, वहाँ पर अपने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए और पूरे तरीके से यूएस को घेरने की तैयारी है। और वहीं पर स्विस पीस में क्या हुआ, वहाँ पर 90 देश आए थे, अमेरिका को लगा कि चलो सभी लोग साइन कर देंगे, लेकिन वहाँ पर भारत भी गया था। भारत G7 में भी था, भारत G7 में जेलेंस्की से भी मिला, यहाँ पर भी मिला, उसने कहा हमें बहुत दुख हो रहा है। लेकिन भारत अपनी उसी फिलॉसफी पे अभी भी चल रहा है जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे शुरू हुई थी, गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलाइंड मूवमेंट, एक तरीके से उसी का पार्ट है। हाँ, बस फ़र्क ये है कि अमेरिका हमारा अब दोस्त है, तब नहीं था। रशिया हमारा आज भी दोस्त है। हमने अब दोनों तरफ दोस्त बना लिए, लेकिन फिर भी बीच में चल रहे हैं, तब बिना दोस्त बनाए अकेले चलते थे। फ़र्क ये है। तो इंडिया के साथ साथ सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और UAE, इन सब देशों ने भी साइन नहीं किए। चाइना तो आया ही नहीं, रशिया को बुलाया नहीं गया। तो पीस समिट ये थी नहीं, ये एक जमावड़ा दिखाने की कोशिश थी कि हम सब एक साथ हैं, एक दूसरे को ढांढस बताना था कि हम एक साथ हैं, हम एक साथ रहेंगे। तो अगर इस पूरी जो घटनाएं एक हफ्ते में हुई हैं, जो क्यूबा में हुई, जो भारत में डेलीगेशन आया है, जो स्विस समिट में जो भारत ने साइन करने से मना कर दिया, चाइना का नाम लिया गया G7 में, रशिया को बुलाया नहीं गया, रशिया की पीस समिट को ठुकरा दिया गया, ये क्लियरली दिखा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सिचुएशन कोल्ड वार के टाइम बनी थी वो वापस एक तरीके से बनती जा रही है, क्लियर बन रही है। डायरेक्ट इंटरफेरेंस पिछले कई दशकों में इस तरीके से नहीं की गई थी जिस तरीके से अब की जा रही है चाइना रशिया का नाम लेकर। तो रशिया चाइना एक तरफ बिल्कुल खड़े दिखाई दे रहे हैं, पूरा पश्चिम, नाटो और US, कनाडा एक तरफ दिखाई दे रहा है, और जो भारत है, भारत वही अपने रास्ते पर चल रहा है। मध्य मार्ग जो उसको महात्मा बुद्ध ने समझाया है कि मध्य मार्ग सबसे श्रेष्ठ होता है, उसी रास्ते को अपनाते हुए वो चल रहा है। हाँ, मोदी जी मिले ज़रूर हैं G7 में हाथ मिला के, लेकिन सपोर्ट करने के नाम पर हम डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, हम उसको किसी और देश के लिए बलि नहीं चढ़ा सकते। तो एक घटने में ये सारी घटनाएं हुई हैं पिछले एक सप्ताह में, जिससे पता लगता है कि आने वाले समय में जो विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका रुख किस तरफ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट और लाइक ज़रूर करें।